आज हम बात करेंगे 1991 की, एक ऐसा साल जब भारत दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक आर्थिक संकट की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस जबरदस्त बदलाव की जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, क्या होता है जब लगभग 100 करोड़ लोगों का देश कंगाली की हालत में पहुंच जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर 1991 में भारत के लिए ये एक कड़वी हकीकत थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि देश के पास विदेश से पेट्रोल जैसी जरूरी चीजें खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। ये एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान की आहट थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत इस संकट में फंसा कैसे। फिर देखेंगे कि इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए। और आखिर में हम इस बात पर भी नजर डालेंगे कि उन सुधारों का आज हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात है 1991 की, वो दौर जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े तूफान के बीच फंसी हुई थी। पर सवाल यह है कि हालात असल में कितने खराब थे। तो देखिए, हालात इतने गंभीर थे कि भारत के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेन करेंसी बस 2 हफ्तों से भी कम के लिए बची थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम बस कुछ ही दिनों तक बाहर से पेट्रोल या दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते थे। उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती थी। देखिए, कोई भी इतना बड़ा संकट रातों रात नहीं आता। इसकी कहानी तो 1980 के दशक में ही शुरू हो गई थी। हो क्या रहा था? सरकार की आमदनी कम थी और खर्चे बहुत ज्यादा। जो सरकारी कंपनियां थीं वो भी कुछ खास कमा नहीं रही थीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम विदेश से सामान मंगा तो बहुत रहे थे, पर अपना सामान उतना बेच नहीं पा रहे थे। तो ये सब मिलकर एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा बन गया था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा ही बदल कर रख दी। तो भारत पहुंचा दुनिया की 2 बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। एक था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। और उनसे मदद में मांगे गए $7 अरब। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पर जाहिर है ये कर्ज ऐसे ही नहीं मिलना था। इसके साथ कुछ शर्तें भी थी, और शर्तें भी कोई छोटी मोटी नहीं। कहा गया कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा, प्राइवेट सेक्टर पर लगी पाबंदियां हटानी होंगी और सरकार को बिजनेस से अपना हाथ खींचना होगा। और इन्हीं शर्तों ने भारत की नई इकोनॉमिक पॉलिसी की नींव रखी। तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी भारत ने अपनाई उसे आज हम सब एक छोटे से नाम से जानते हैं, LPG। नहीं, ये गैस सिलेंडर वाला LPG नहीं है। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यही थे वो 3 पिलर्स, 3 स्तंभ जिन पर भारत की नई अर्थव्यवस्था की पूरी इमारत खड़ी की जानी थी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की। तो पहला था उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। आसान भाषा में इसका मतलब था लाइसेंस राज को खत्म करना। अब ये लाइसेंस राज क्या था? अरे भाई, उस जमाने में कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से ढेरों परमिशन लेनी पड़ती थी। बहुत मुश्किल काम था। तो उदारीकरण ने इन्हीं सब बंधनों को तोड़ा ताकि लोग आसानी से अपना काम धंधा शुरू कर सकें। दूसरा पिलर था निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार ने अपनी कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी मतलब ओनरशिप बेचनी शुरू कर दी। इसी प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मकसद ये था कि प्राइवेट कंपनियां भी आगे आएं और इन सेक्टर्स में काम करें। और फिर आया तीसरा और आखिरी पिलर, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब था भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल देना। मतलब बाहर की कंपनियां भारत में आकर बिजनेस कर सकती थी और भारत की कंपनियां दुनिया भर में। जो आउटसोर्सिंग का बड़ा सेक्टर आज हम देखते हैं वो इसी का एक नतीजा है। तो ठीक है, ये 3 बड़े बदलाव तो हो गए, पर सवाल ये है कि इनका नतीजा क्या निकला। क्या ये कड़वी दवाई काम आई? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ जो GDP ग्रोथ है वो 5.6% से बढ़कर सीधे 8.2% पर पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उछाल था। पर असली कहानी छिपी है सर्विस सेक्टर में। देखिए, इसकी ग्रोथ 6.7% से रॉकेट की तरह 10% पर पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात थी।
और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, विदेशी निवेश का तो हाल ही बदल गया। 1991 में हमारे यहाँ सिर्फ $100 मिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था, और 2017-18 तक ये आंकड़ा जानते हैं कितना हो गया? $30 अरब। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये तो एक तरह का एक्सप्लोजन था। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इन सुधारों की कहानी सिर्फ कामयाबियों की नहीं है, इसकी एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी भी है जिसको समझना भी उतना ही जरूरी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं होता, और GDP को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि समाज तरक्की कर रहा है। उनकी ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ तो तेज GDP ग्रोथ थी, विदेशी पैसा आ रहा था, IT जैसे नए सेक्टर चमक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हो रही थी। आलोचकों का कहना था कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब विकास तो हो रहा है पर नौकरियां नहीं बन रहीं। खेतीबाड़ी पिछड़ रही थी, और बाहर से आने वाले सस्ते सामान की वजह से हमारे अपने छोटे मोटे उद्योग बंद हो रहे थे। तो कुल मिलाकर जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनका मेन पॉइंट ये था कि इस तरक्की का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। ग्रोथ कुछ खास सेक्टर्स जैसे IT और फाइनेंस तक ही सिमट कर रह गई, जबकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जहां देश के करोड़ों लोग काम करते हैं, वो कहीं पीछे छूट गए। तो आज इन सुधारों के 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के बीच एक सही बैलेंस बना पाया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है, और इस पर बहस आज भी जारी है।